तो भाई हमारे पास कुछ चैप्टर जो अभी हम रिसेंटली कर रहे हैं। एक हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा है अभी। अच्छा, उसके बाद हम एक चैप्टर अभी एनर्जेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर एक रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इनके जो है वो एटीपी हम लोग जो है वो एक साथ करेंगे। टोटल अभी पेपर वन पेपर टू साथ साथ कर लेंगे, लेकिन एटीपी जो है ना इनका हम लोग एक साथ मिला के करेंगे। एटीपी हमारे पास जो बनता है वो मोस्टली टेस्ट फॉर आयंस, एसिड बेसिस, सॉल्ट, फ्लेम टेस्ट, वो सारी चीज आएगा, वो भी देखेंगे। और इनका एटीपी हम एक साथ, उसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर का जो पहले नाम था सिलेबस में वो था एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। तो फिलहाल जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके पहले तो मैं नाम बता देता हूँ कि किन किन नामों से आपको बुक में मिलेगा ये चैप्टर। ठीक है, दिस इज अदर केमिकल एनर्जेटिक्स का नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। एनर्जेटिक्स भी होगा लिखा हुआ कहीं कुछ बुक्स में। और पहले जो इसका नाम था सिलेबस में वो था एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, अब उसको केमिकल एनर्जेटिक्स कर दिया। ठीक है, जो जो बुक्स हैं पुराने एडिशन है उसमें एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स के नाम से ये चैप्टर मिलेगा। आसान सा चैप्टर है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, अगर किसी ने सुना हो तो वो वाला चैप्टर है ये। अच्छा, इसमें आपको देखो, हम इसमें जो फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे वो है एक डेफिनेशन, इंथैल्पी। इंथैल्पी बेसिकली क्या होता है हमारे पास। अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की बात करता हूँ तो एवरी सब्सटेंस हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इट। जैसे अगर आप कोई स्नैक्स के पैकेट देखो तो उसपे कुछ चॉकलेट बार जो होती है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, तो ये इंथैल्पी भी बेसिकली क्या है, हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको बताता है इंथैल्पी। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में किसी भी अमाउंट की बात करते हैं तो वह हम पर मोल बात करते हैं, कि मतलब एक मोल में किसी भी सब्सटेंस की कितनी एनर्जी है, या 1 ग्राम में सब्सटेंस की कितनी एनर्जी है। क्योंकि अगर मैं एक चॉकलेट बार की बात कर रहा हूँ तो एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, एक का मास ज्यादा है एक का मास कम है। तो हम लोग जो है वो 1 ग्राम की बात करेंगे या 1 मोल की बात करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग यूजुअली इन टर्म्स ऑफ मोल्स बात कर रहे होते हैं। तो इंथैल्पी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इंथैल्पी क्या हो जाएगी, इट इज द एनर्जी पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, ये डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि इंथैल्पी एक्चुअली है क्या। किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस के 1 मोल में कितनी एनर्जी कंटेंट है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी का जो सिंबल होता है, जिस सिंबल से, जैसे प्रेशर का सिंबल पी होता है, फोर्स का सिंबल आप एफ कहते हो, तो इंथैल्पी का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एच। और जो इंथैल्पी का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ इंथैल्पी इज किलो जूल पर मोल। किलो जूल एनर्जी का यूनिट है, और पर मोल ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मोल आ गया, तो इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। लेकिन केमिस्ट्री में ना किसी सब्सटेंस के पास कितनी एनर्जी है हम उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। और जब कोई चीज केमिकली रिएक्ट करती है तो वो रिएक्शन करने पे कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, हम उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इंथैल्पी वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी चेंजेस, और एनर्जी चेंज को हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी चेंज। तो वी आर मोर इन इंथैल्पी चेंज रादर देन एंथैल्पी चेंज से स्टार्ट होगा। अब इंथैल्पी चेंज को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed or released per mole of a substance during a
केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई चीज जब रिएक्ट करेगी तो वो कितना हीट एनर्जी रिलीज करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, और उस क्वांटिटी को हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज। अब इंथैल्पी चेंज का सिंबल क्या होता है? देखो, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, जब किसी भी चीज का चेंज निकालते हैं तो उसके साथ हम लोग सिंबल लगाते हैं डेल्टा का। डेल्टा एक ट्रायंगल की तरह बनाते हैं, तो इंथैल्पी चेंज को हम कहेंगे डेल एच से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल एच। डेल्टा की शॉर्ट फॉर्म होती है डेल, और इसका यूनिट वही रहेगा, किलो जूल पर मोल। ठीक है, यूनिट तो चेंज नहीं होगा ना अगर एक ही क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे अगर आप डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हो, d2 माइनस d1 करते हो, 5 मीटर माइनस 2 मीटर, तो आंसर आपका 3 मीटर्स में ही आएगा ना। इसी तरह अगर आप दो चीजों की इंथैल्पी को, फाइनल इंथैल्पी और इनिशियल इंथैल्पी को माइनस करोगे, तो चेंज इन इंथैल्पी आएगा, उसका यूनिट भी किलो जूल्स पर मोल ही रहेगा। राइट। अली, हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ना फ्यूल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास एक चैप्टर है फ्यूल सेल। फ्यूल्स के नाम से ना ऑर्गेनिक में जो फ्यूल्स है और इलेक्ट्रोलिसिस की जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, वो मैंने एक ही चैप्टर में मर्ज किया हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस सिलेबस के हिसाब से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल पढ़ना है। वर्किंग ऑफ अ फ्यूल सेल हमारे सिलेबस का सच पार्ट नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी वर्किंग देखेंगे उसकी। लास्ट क्लास में एक ऐसी ओवरव्यू लिया था, लेकिन उसको डिटेल में हम लोग ना फ्यूल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ठीक है। अच्छा, नहीं अब्दुल्ला, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस चीज का कह रहे हो? नहीं, ये जो एच है ना, दिस इज नॉट फॉर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन नहीं है, ये सिंबल है एंथैल्पी का। मतलब जैसे अगर आप प्रेशर का सिंबल क्या लिखते हो फिजिक्स में, पी लिखते हो ना। ठीक है, मोल्स को हमने किस सिंबल से डिनोट किया हुआ है? एन डिनोट किया हुआ है। तो इंथैल्पी को हमने ना डिनोट किया हुआ है विद द सिंबल एच। दिस कैपिटल एच इज नॉट फॉर हाइड्रोजन, ये सिंबल है इंथैल्पी का। ठीक है, और चेंज इन इंथैल्पी का सिंबल क्या हो जाएगा? डेल्टा एच। डेल्टा इज चेंज, चेंज का मतलब होता है डेल। राइट। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, हाँ, वो वाटर प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता। हाइड्रोजन उसमें एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके फ्यूल सेल में वाटर बनता है। खैर, वो हम करेंगे ना, पढ़ेंगे आगे। ठीक है। अब देखो, कुछ रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज जो होगा उसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, और कुछ रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंथैल्पी चेंज वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इंथैल्पी चेंज दो तरह से होता है, या तो इंथैल्पी चेंज आपका पॉजिटिव होगा या इंथैल्पी चेंज आपका नेगेटिव होगा। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंथैल्पी चेंज वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की दो ही टाइप हो सकती हैं, या तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, या वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, और जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो इंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। सही है। हाँ, आई हैव एन आइडिया कि बहुत सारे लोगों ने चैप्टर बचपन में पढ़ा हुआ होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं, आसान सा चैप्टर है ना। लेकिन अब जरा इसको थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम लोग। देखो, एक चीज याद रखना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो हर केमिकल रिएक्शन में एट द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव रिएक्टेंट्स, एंड दोज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ऐसा ही होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, और प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। अब इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड बने हुए हैं वो दो नाइट्रोजन एटम्स के बने हुए हैं, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में जो दो बॉन्ड बने हुए हैं वो हाइड्रोजन एटम्स के बने हुए हैं। प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास अमोनिया में जो बॉन्ड्स हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है। देखो, प्रोडक्ट में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे हैं
तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, नाइट्रोजन एटम अलग हुए, हाइड्रोजन एटम अलग हुए, फिर ये मिलके जो है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन अलग ही ना हो, वो हाइड्रोजन के साथ जाके बॉन्ड कैसे बनाएगा? पहले मैं दोनों नाइट्रोजन को अलग अलग करूंगा, हाइड्रोजन को अलग अलग करूंगा, और फिर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो मिलके नए बॉन्ड्स बनाएगा। जैसे आप बचपन में वो लेगोस खेलते थे ना, वो जो खिलौने होते हैं जिनको आप नया शेप बनाने के लिए पहले सबको डिसअसेंबल करते हो फिर दोबारा से असेंबल करते हो, वो जो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है? तो आप पहले तोड़ते हो फिर जोड़ के नया शेप बनाते हो। इसी तरह जब भी कोई रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्टेंट साइड पे पहले हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है। रिएक्टेंट साइड पे हमेशा पहले क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, एटम्स अलग अलग होंगे और फिर वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ेंगे। जैसे नाइट्रोजन को अब हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है तो पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की ब्रेक करेंगे, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम बॉन्ड नया बनाएंगे। तो हमेशा रिएक्टेंट साइड पे याद रखना बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अच्छा, बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए जब किसी भी चीज को तोड़ना होता है ना तो हमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है लेफ्ट हैंड साइड पे या रिएक्टेंट साइड पे, उसके लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट साइड पे क्या हो रहा होता है? प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है या बॉन्ड मेकिंग हो रही होती है। देखो, प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी तो उसके लिए हीट एनर्जी रिलीज होती है। देखो, जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी या बॉन्ड मेकिंग होगी तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो बॉन्ड ब्रेक भी होंगे और बॉन्ड फॉर्म भी होंगे। जब बॉन्ड फॉर्म होंगे रिएक्टेंट साइड पे तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब बॉन्ड ब्रेक होंगे रिएक्टेंट साइड पे तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी या बॉन्ड मेकिंग हो रही होगी तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हर रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है। रिएक्टेंट साइड पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग और प्रोडक्ट साइड पे हीट एनर्जी रिलीज होगी फॉर बॉन्ड मेकिंग। अब कुछ रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग bond breaking is greater than heat energy released during bond making। अगर एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है और रिलीज कम हो रही है तो इसका क्या मतलब है? नेट अमाउंट या रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अंदर जा रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा हो रही होती है एज कंपेयर टू हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग, सच रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और ऐसे रिएक्शंस का जो इंथैल्पी चेंज होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। इंथैल्पी चेंज की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होगी। समझ आई ये बात? इसी तरह हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग कम होती है एज कंपेयर टू हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। एब्जॉर्ब कम होगी, रिलीज ज्यादा होगी, तो दोस रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज लेस देन हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग।
जहाँ पे ग्रेटर है वहां पे बस लेस देन कर दो। सच रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ये अभी आगे हमें समझ आएगा कि क्यों पॉजिटिव आ रही है क्यों नेगेटिव आ रही है। यहाँ तक क्लियर है बात? कॉपी कर लिया है सबने? अली बिल्कुल, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है दोनों रिएक्शन में और रिलीज भी हो रही है। लेकिन अगर एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड तो वो एंड हो जाएगा। और अगर एब्जॉर्ब कम हो रही है और रिलीज ज्यादा हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्योंकि रिजल्टेंट इफेक्ट देखो ना क्या हो रहा है। एक रिएक्शन में एब्जॉर्ब जो है वो 50 किलो जूल्स की हुई थी ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, और रिलीज जो है वो सिर्फ 20 किलो जूल्स की हुई। तो बाकी की 30 किलो जूल्स की एनर्जी अंदर रह गई ना, तो ज्यादा हीट एनर्जी अंदर गई थी बाहर कम आई है, तो वो एंडोथर्मिक है। लेकिन दूसरे रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो 100 किलो जूल्स की हुई थी, 100 किलो जूल्स की हो गई ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। तो एब्जॉर्ब 100 की हुई और बाहर 200 की आ गई, तो अंदर से बाहर ज्यादा आ गई ना। नेट अमाउंट क्या है, 100 किलो जूल्स का बाहर आ गया, तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। हसन, एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्टेंट साइड पे ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। देखो ऊपर देखो, रिएक्टेंट साइड पे हीट एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, और प्रोडक्ट साइड पे हीट एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। मतलब अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, तो उसमें हम हर केमिकल रिएक्शन में, इन एवरी केमिकल रिएक्शन वी हैव रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एट द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। एट द प्रोडक्ट साइड हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। If heat energy absorbed during bond making, breaking is greater than heat energy released during bond making. Such a reaction is known as endothermic reaction. But if your heat energy absorbed during bond breaking is less than heat energy released during bond making, मतलब bond making में release ज्यादा हो रही है और absorb कम हो रही है bond breaking के लिए, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आई बात अब हसन? अच्छा देखो, एक एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल था, ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है ना हमने रिएक्टेंट साइड पे, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग तो करनी है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड टूटेगा तभी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन आयोडीन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हमने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई, लेट से वो करवाई 200 किलो जूल्स, ठीक है, अंदर चली गई, एब्जॉर्ब हो गई। और जब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म हुए तो जो टोटल हीट एनर्जी रिलीज हुई ना, वो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है सिर्फ 150 किलो जूल्स। तो अगर मैं सिस्टम को देखूं, अपने सिस्टम क्या है हमारा, जो जिसमें रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो हमारे पास हीट एनर्जी अंदर कितनी गई थी? 200 किलो जूल्स की। और बाहर कितनी आई है? 150 किलो जूल्स की। तो बाकी की 50 किलो जूल्स की एनर्जी कहाँ रह गई? अंदर रह गई ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन लेट से अगर ऐसा हो रहा हो कि किसी रिएक्शन में हमारे पास जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो हुई लेट से 300 किलो जूल्स की, और जो रिलीज हुई वो हो गई लेट से 500 किलो जूल्स की। तो 300 अंदर गई थी, बदले में 500 बाहर आ गई। जो 500 बाहर आई है तो इसका मतलब है ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाहर आ रही है, तो ऐसा रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आगे चलें।
देखो हर रिएक्शन में, इन एवरी रिएक्शन वी हैव रिएक्टेंट्स व्हिच आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में, अच्छा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास सिर्फ क्या था, रिएक्टेंट था। तो रिएक्टेंट की अपनी पहले से कोई एनर्जी की वैल्यू होगी जिसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको हम HR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो प्रोडक्ट बना है उनका भी कोई इंथैल्पी का वैल्यू होगा, उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब मैं इस तरह से कह सकता हूँ ना कि ये फाइनल इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और इनिशियल इंथैल्पी क्या थी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। भाई जैसे आप अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाड़ी है जो .1 से .2 पे जा रही है, तो जब आप इसका चेंज इन डिस्टेंस निकालते हो तो आप कैसे निकालते हो, जो डिस्टेंस उसने D2 तक टोटल है, जो D1 तक टोटल था, तो D2 माइनस D1 करके निकालते हो ना, चेंज इन डिस्टेंस। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि चेंज इन इंथैल्पी निकालना है, तो आप चेंज इन इंथैल्पी कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। फाइनल इंथैल्पी क्या है, फाइनली क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। और इनिशियल इंथैल्पी क्या थी आपके पास, रिएक्टेंट की इंथैल्पी थी। तो एक इनिशियल वैल्यू हो जाएगी और एक फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट का इंथैल्पी होगा उसको मैं फाइनल वैल्यू कहूंगा, जो रिएक्टेंट का होगा उसको मैं इनिशियल कहूंगा। तो अगर मुझे चेंज इन इंथैल्पी निकालना है, मतलब अगर मुझे इंथैल्पी चेंज निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला del H is equals to enthalpy of products minus enthalpy of reactants। हुज़ैफा आएगा बच्चे, आंसर अभी आगे आएंगे ना, क्वेश्चंस फिर देखेंगे। समझ आई ये वाली बात। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक आप लोगों ने एक चीज बतानी है। देखो हमारे पास दो तरह की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में जरा दिमाग लगा के जवाब देना है इसका। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुई थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इनकी एनर्जी लेवल्स की बात करूँ, मतलब इंथैल्पी लेवल्स की बात करूँ, तो इंथैल्पी लेवल की बात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ना ग्राफ बना लेते हैं। अब ये ग्राफ वो टिपिकल ग्राफ की तरह नहीं है कि जिसपे हम लोग कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करें। हम ना सिर्फ दो वैल्यूज प्लॉट करेंगे इस पे, एक इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू और एक इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू। अच्छा, जब भी कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो रिएक्शन जब आगे बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का आगे बढ़ना। तो किसी भी रिएक्शन में पहले हमेशा रिएक्टेंट होंगे और फिर बाद में प्रोडक्ट्स आएंगे ना। वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, इसी ग्राफ के ना वाई एक्सिस पे हम लोग इंथैल्पी की वैल्यू ले लेते हैं। मतलब रिएक्टेंट की इंथैल्पी भी इसी एक्सिस पे प्लॉट करनी है और प्रोडक्ट की भी। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो इंथैल्पी है ना, दैट से मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट जो है वो इस एनर्जी लेवल पे थे, उनका इंथैल्पी की एक वैल्यू थी जिसको मैं HR कह रहा हूँ। अब जो प्रोडक्ट बनेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो बनेगा हाई एनर्जी लेवल पे, मतलब उसकी जो इंथैल्पी की वैल्यू होगी वो रिएक्टेंट की इंथैल्पी से ज्यादा होगी। इसका रीजन बता सकते हो क्यों? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो हीट एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी ज्यादा। लेट्स से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की 200 किलो जूल्स की। जब रिएक्टेंट की बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो हीट एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की 200 किलो जूल्स की। और प्रोडक्ट साइड पे जब बॉन्ड मेकिंग हो रही है तो इन्होंने हीट एनर्जी रिलीज की 100 किलो जूल्स की। रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग हो रही है। तो बाकी की 100 किलो जूल्स की एनर्जी कहाँ रह गई, वो अंदर रह गई। अंदर कहाँ रह गई, प्रोडक्ट के पास। क्योंकि भाई देखो रिएक्टेंट तो रिएक्ट होके खत्म हो गया
ना, वो सारे की सारा रिएक्टेंट किसी इसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जब नए प्रोडक्ट बने हैं, उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त हीट एनर्जी रिलीज तो की थी, लेकिन जितनी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी टू एक्स्ट्रा एनर्जी अपने अंदर रख के बैठ गए। तो जब प्रोडक्ट्स, मतलब जो रिएक्टेंट्स थे इस रिएक्शन एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट ने रिलीज एब्जॉर्ब की थी रिएक्टेंट। आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन बंद हो गई। अभी सही है आवाज? देखो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ वो टिपिकल मैथमेटिकल ग्राफ नहीं है जिसमें आप कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हो। इस ग्राफ पे ना बस मुझे दो वैल्यूज दिखाना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दिखाना है और इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट दिखाना है। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी जो ऑब हो रही है एट द रिएक्टेंट हैंड साइड, वो हो रही है 200 किलो जूल्स की। ठीक है, रिएक्टेंट्स ने 200 किलो जूल्स की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, रिएक्टेंट्स के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो गए। ठीक है, बात खत्म, और रिएक्टेंट भी खत्म। अब वो प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें बॉन्ड मेकिंग हो रही है, और ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग हीट एनर्जी रिलीज हुई है सिर्फ 100 किलो जूल्स की। बाकी की 100 किलो जूल्स की एनर्जी जो है प्रोडक्ट अपने अंदर रख के बैठ गया है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपने रिएक्टेंट से हाई एनर्जी लेवल पे बनेगा ना। समझ आई बात? हसन देखो, इसको इस तरह से समझो कि आप जो है एक रिएक्टेंट हो। ठीक है, आप एक रूम में बैठे हुए हो, आपको उस रूम से जब बाहर निकलोगे तो आप प्रोडक्ट बन जाओगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करा? पहले मुझे बताओ, तुम्हारी जेब में अभी कितने पैसे पड़े हुए हैं? जल्दी बताओ, कुछ भी नहीं है क्या? चलो अज्यूम कर लेते हैं इसकी जेब में 100 रुपए हैं। काफी है भाई। 10,000, 1 लाख। चलो अज्यूम कर लेते हैं हसन की जेब में ना इस वक्त जो है वो 500 रुपीज पड़े हुए हैं। ठीक है, हसन जो है ना अभी रिएक्टेंट है। मैंने क्या किया, देखो अब आपने ये याद रखना है, जब हसन रूम से बाहर जाएगा ना तो हसन रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो हसन तो खत्म हो गया ना, मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अभी इसके पास 500 रुपीज हैं। अच्छा, मैंने क्या करा, मैंने इसको जो है ना अपने पास से 1,000 रुपीज दे दिए। तो हसन के पास कितने पैसे हो गए? 1,500 रुपीज। अब हसन जो है वो गरीब से अमीर हसन बन गया। ठीक है, लेकिन जब ये हसन गेट से बाहर जा रहा था ना, तो मैंने जाते जाते इससे क्या करा, 300 रुपीज वापस ले लिए। देखो इसके पास टोटल हो गए 1,500 रुपीज, लेकिन जब ये बाहर जा रहा था तो मैंने 300 रुपीज वापस ले लिए। तो इसके पास अब कितने पैसे रह गए? 1,200 रुपीज। लेकिन ये पहले से तो अमीर ही रहा ना, मतलब जब हसन जब रूम से बाहर गया तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके पास टोटल पैसे हो गए थे 1,500 रुपए, लेकिन जब ये बाहर जा रहा था तो मैंने 300 वापस ले लिए। तो अब इसके पास टोटल पैसे कितने हुए? 1,200 रुपए। लेकिन फिर भी ये हसन पहले गरीब हसन था, अब जो है वो अमीर हसन बन के निकला है। तो वो हाई एनर्जी लेवल पे बन के निकला है ना। अब इन रुपीज को हटा के इनकी जगह पे एनर्जी लगा दो। ठीक है, पहले रिएक्टेंट के पास 500 किलो जूल्स की एनर्जी थी। जब बॉन्ड ब्रेकिंग की बारी आई तो हमने उनको एब्जॉर्ब करा दी 1,000 किलो जूल्स की एनर्जी। तो टोटल एनर्जी उनके पास कितनी हो गई? 1,500 किलो जूल्स की। लेकिन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटे, उस वक्त तक 1,500 किलो जूल्स की एनर्जी उनके पास जा चुकी थी अंदर। एनर्जी खत्म नहीं होती है कभी भी। एनर्जी
ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब ये नहीं समझना कि 1500 किलो जूल्स की एनर्जी जब अंदर गई तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए 100,000 की खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट साइड पे तो 300 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो फाइनल एनर्जी प्रोडक्ट के पास कितनी रह जाएगी? 1200 किलो जूल्स। इसका मतलब है रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी थी प्रोडक्ट के पास तो उससे ज्यादा ही है ना, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हाई एनर्जी लेवल पे बनेंगे। ठीक है, अब वो एनर्जी दे कौन रहा है? वो सराउंडिंग दे रही है, वो हम आगे देखेंगे कि वो एनर्जी आ कहाँ से रही है उनके पास। ठीक है, लेकिन अभी आ रही है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं दे रहा हूँ पैसे, तो इसी तरह से जो आसपास की चीजें हैं, जो सराउंडिंग है रिएक्टेंट पार्टिकल्स के आसपास की चीजें, वो एनर्जी वहां से अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक हो गया? तो जो प्रोडक्ट बनेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो हाई एनर्जी लेवल पे बनेंगे एज कम्पेयर टू देयर रिएक्टेंट्स। इसीलिए जब एंडोथर्मिक रिएक्शन का जब मैं इंथैल्पी चेंज निकालूंगा, तो फॉर्मूला क्या है इंथैल्पी चेंज निकालने का? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू लेट से थी 500 किलो जूल्स, और प्रोडक्ट जो बना है वो हाई एनर्जी लेवल पे बना है, लेट से वो बना है 1000 किलो जूल्स पे। तो जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा 1000 - 500, तो हमारे पास जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव 500 किलो जूल पर मोल। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, नेगेटिव साइन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के साथ है जो कि छोटा है, तो साइन बड़े वाले के साथ का आता है ना, तो साइन हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज का पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई? अच्छा, इस ग्राफ को हम कहते हैं इंथैल्पी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या इंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, दिस ग्राफ्स आर नोन एज इंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम। अभी ये इनको साफ सुथरा करके दोबारा से बनाते हैं। यहां तक बात समझ आ गई है सबके? आगे बढ़े। देखो हमें बनाने हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, या इसको हम इंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम भी कहते हैं। अभी ग्राफ हमारे पास एंडोथर्मिक का अलग बनेगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अलग बनेगा। बिल्कुल, ये याद करना है आपको। देखो एक्स एक्सिस रिएक्शन, ये भी याद रखना है आपको कि एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, और वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं इंथैल्पी। वाई एक्सिस पे आप इंथैल्पी भी ले सकते हो, कभी कभार इंथैल्पी लिखा हुआ होता है और कभी कभार सिर्फ एनर्जी लिखा हुआ होता है, एक ही मतलब है। ठीक है, और यूनिट इंथैल्पी का किलोजूल पर मोल। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सब कुछ उल्टा हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लो एनर्जी लेवल पे होते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस पे रिएक्टेंट्स पहले ही पड़ेगा, मतलब रिएक्टेंट्स आप लेफ्ट साइड पे बनाओगे और प्रोडक्ट राइट साइड पे बनाओगे, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा पहले रिएक्टेंट होंगे फिर प्रोडक्ट आएगा ना। तो लेफ्ट वाली जो डायग्राम है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की है, और जो राइट वाली डायग्राम है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की है। सही है?
और इसमें इंथैल्पी चेंज हम लोग ग्राफ पे शो कैसे करते हैं, हम लोग एक एरो बनाते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट लेवल टू द प्रोडक्ट लेवल। एंडोथर्मिक रिएक्शन में इस एरो का जो एरो हेड है ना, मतलब जो एरो के ऊपर एरो हेड बना हुआ है लाइन के ऊपर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज enthalpy चेंज ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये जो एरो है ये डाउनवर्ड बनेगा फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये एरो हेड भी अगर आपने गलत बना दिया तो इसके भी मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इसमें इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, तो एरो हेड डाउनवर्ड आएगा। और दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है इंथैल्पी का। अगर मैं इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला लगाऊंगा तो दोनों में इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आएगा। अब अगर मैं इनकी इंथैल्पीज को कोई भी वैल्यूज दे दूं, तो अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो रिएक्टेंट के साथ बड़ा नंबर होगा, तो रिएक्टेंट के साथ जो साइन है वो आएगा ना फाइनल वैल्यू में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। नहीं देखो हसन, एक्स एक्सिस पे ना हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है, मतलब पहले रिएक्टेंट है और फिर प्रोडक्ट आएगा। इसी तरह एंडो में भी ऐसे ही होगा, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है फिर राइट साइड पे प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट ऊपर नीचे तो वाई एक्सिस पे देखोगे ना, एंथैल्पी की वजह से ऊपर नीचे दिख रहा है, रिएक्टेंट ऊपर दिख रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, प्रोडक्ट नीचे है, लेकिन वाई एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट आगे होगा, रिएक्टेंट पीछे होगा। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन को ऐसा टाइम की तरह देखो ना, पहले किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे फिर बाद में प्रोडक्ट आएंगे ना। अभी क्लियर है सबको, आगे बढ़े। अच्छा, अब इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे ना हमें एक चीज और ऐड करनी है। एक हमारे पास एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जरा इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल ई और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं ए। ये बेसिकली क्या होती है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी फ्यूल को आग लगानी है, जैसे चूल्हा जलाते हैं, तो आग लगाने के लिए आपको यू हैव टू लाइट अप अ मैच स्टिक और अ लाइटर, यू हैव टू प्रोवाइड अ स्पार्क नट टू बर्न द फ्यूल। तो वो एनर्जी जो आपको स्पार्क से आप जनरेट करवा रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे आजकल वो क्रैकर्स नहीं चल रहे होते, जमीन पे बच्चे मारते हैं वो पटाखा फटता है, आजकल बहुत फेमस हुआ हुआ है, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल। तो वो बेसिकली हमारे पास उसको जब आप जमीन पे मारते हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, और जब वो टकराएगा तो टकराने पे उसको एक इम्पैक्ट मिलेगा जिसकी वजह से उसको एक हीट एनर्जी मिलेगी, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। और जो उसमें गन पाउडर है फिर वो जलता है, जो जलता है तो ब्लास्ट की आवाज आती है आपको। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन को जल्दी करवा देता है। ये हम दोबारा से आगे कैटलिस्ट को पढ़ेंगे रेट ऑफ अ रिएक्शन में डिटेल में, लेकिन अभी आपने कैटलिस्ट के बारे में याद रखना है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर फास्ट करवाना है ना, जल्दी करवाना है, तो हम उसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है।
और किस तरह से बढ़ाता है? बाय डिक्रीजिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। अब अगर हम यही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दोबारा देखें ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए, तो इसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से लेबल करेंगे। अच्छा, क्लास लीव करके नहीं जाना, फ्राइडे वाले क्लास का टाइम भी डिस्कस करना है। देखो, ये जो हमारे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी अगर मैं पूरी प्रोफाइल बनाऊं ना, प्रोफाइल मतलब इसका अगर मैं कर्व बनाऊं, बेसिकली हम ना एंडोथर्मिक का इस तरह से बनाते हैं और एक्सोथर्मिक का हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये जो हमारे पास पीक आ रही है ना, इस प्रोफाइल में ये जो पीक आ रही है, ये पीक हमने ये कर्व सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि हम इस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे एक्टिवेशन एनर्जी लेबल करना चाह रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि जो एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी ही देनी है रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, वरना वो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये हम अगर एंडोथर्मिक पे शो करेंगे कहाँ से होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट लेवल से, जो प्रोफाइल का हम बना हुआ है ना, या पीक बनी हुई है, इस पीक वैल्यू तक होती है। ये जो मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूँ ना, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी अगर आप दोगे किसी रिएक्शन को तो ही वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, वरना स्टार्ट ही नहीं होगा। इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट से पीक वैल्यू है, और एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनती है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में वहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन में ऐड कर लो। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक या पॉजिटिव, क्योंकि वो आपने हमेशा एब्जॉर्ब करवानी है, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। कैटलिस्ट वाले अभी एरो नहीं बनता, कैटलिस्ट की बात करते हैं अभी अली। सही है, यहां तक बात समझ आई? देखो, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी शो की है अभी, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट थी। अभी हम कैटलिस्ट की डेफिनेशन में क्या देख रहे हैं? कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। किस तरह से कम करता है? देखो, अगर अगर हमारे पास एक प्रोफाइल एंडोथर्मिक रिएक्शन की है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो लो एनर्जी लेवल पे, और जो प्रोडक्ट्स है वो हाई एनर्जी लेवल पे, और इसकी प्रोफाइल इस तरह से बन रही है, राइट? अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट से पीक वैल्यू तक, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो हम एक्टिवेशन एनर्जी बना रहे हैं ना, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। मतलब अभी तक मैंने कैटलिस्ट नहीं डाला था। जब हम कैटलिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो अब इसका कैटलिस्ट के साथ एक नया प्रोफाइल बनेगा लाइक दिस। अब इसमें जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी का एरो बनाऊंगा तो बनेगा तो अपवर्ड ही रिएक्टेंट से पीक तक। लेकिन देखो, एक्टिवेशन एनर्जी इसमें कम हो गई है। तो ये जो हमारी ब्लैक वाली है, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट।
एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट इज ऑल्सो नोन एज कैटेलाइज्ड रिएक्शन। जब हम रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हैं तो उस रिएक्शन को हम कैटेलाइज्ड रिएक्शन भी कहते हैं, और जब विदाउट कैटलिस्ट वाला रिएक्शन होता है उसको हम अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन कैटलिस्ट जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी तो कम कर रहा है, लेकिन इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन जो है वो विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट सेम रहता है, वो अफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर मैं इस पे इंथैल्पी चेंज की वैल्यू दिखाऊं ना, तो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू अभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है। इंथैल्पी चेंज की वैल्यू सेम है हमारी, वो चेंज नहीं हुई है। इंथैल्पी चेंज इज सेम बिफोर यूजिंग कैटलिस्ट एंड आफ्टर यूजिंग कैटलिस्ट। इसी तरह अगर हम एक्सोथर्मिक के लिए बनाएं ये सारी चीजें, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिर्फ क्या फर्क है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होता है वो लो एनर्जी लेवल पे होता है। तो अगर विदाउट कैटलिस्ट इसकी प्रोफाइल कुछ इस तरह की बन रही है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है विदाउट कैटलिस्ट वो रिएक्टेंट से पीक तक ही आ रही है। ये जो रेड वाला मैंने बनाया है दिस इज दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। लेकिन जब इसी रिएक्शन को मैं कैटलिस्ट के साथ करवाऊंगा तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कम आएगी। ये जो ब्लैक वाली प्रोफाइल है ये शो कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, मतलब कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इसमें भी आप कैटलिस्ट चाहे डालो या ना डालो, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन की वैल्यू जो है ना, इंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। एक्सोथर्मिक में इंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो भी वैल्यू थी नेगेटिव में वो वही रहेगी। मतलब कैटलिस्ट ओनली decreases the activation energy of a reaction, but it does not affect the enthalpy change of a reaction. ग्राफ के एक्सिस वही है, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन है, और वाई एक्सिस पे इंथैल्पी है। अब्दुल्ला, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का ज्यादा इसलिए क्योंकि देखो जब आप इस प्रोफाइल को बना रहे हो तो वो प्रोडक्ट से पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, तो रिएक्टेंट से पीक तक जो है वो ज्यादा डिस्टेंस है। इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट से पीक तक कम डिस्टेंस है। मतलब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आपको करवाना है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, बिल्कुल हसन, इसको लर्न करना है ग्राफ को, और अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। लिख लिया है सबने यहाँ तक? क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसका भी क्लियर हो जाएगा क्या है। नहीं अब्दुल्ला, इट डजेंट मैटर एंडो स्लो हो या एक्सो स्लो हो, रेट ऑफ अ रिएक्शन एक अलग कहानी है, लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट करवाना एक अलग कहानी है। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर कोई है तो उसको स्टार्ट करवाने के लिए आपको खुद से ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और एक्सोथर्मिक को कम देनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ फास्ट जा रही है क्लास, कैटलिस्ट डाल दिया हमने।
नोट्स तो फौरन ही अपलोड हो जाते हैं। अरे क्या खुल रहा है ये? नहीं, इस चैप्टर में ना अभी एक चीज और है जो हम फ्राइडे को पढ़ेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है इस चैप्टर का। फिलहाल जो अभी तक पढ़ा है ना, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए क्या चीज है। कुछ बहुत आसान सा चैप्टर है। जैसे क्वेश्चन मैंने इसमें कह रहा है, डायग्राम शोज एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ केमिकल रिएक्शन बोथ विद एंड विदाउट अ कैटलिस्ट, which energy chain is the activation energy for the catalyzed reaction। कैटलाइज्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें आपने कैटलिस्ट यूज किया हुआ है। अब देखो, इसमें दो तरह की प्रोफाइल बनी हुई है, एक जिसमें ऊपर तक जा रही है और एक जो नीचे जा रही है। पहले तो ये बताओ कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ये जो एनर्जी प्रोफाइल बनाया हुआ है, ये देखो एक्स एक्सिस पे रिएक्शन पाथवे लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। ये जो प्रोफाइल बना हुआ है ये एक्सोथर्मिक का है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी लेवल पे एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। अब इसमें जो ऊपर वाली प्रोफाइल है वो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन की है ऑफ कोर्स, और जो नीचे बन गई है वो कैटेलाइज्ड रिएक्शन की है, क्योंकि जब पीक नीचे आ रही है तो आपने कैटलिस्ट डाला है ना। जब भी पीक नीचे आई है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट से पीक तक। तो रिएक्टेंट से पीक तक जो नीचे वाली प्रोफाइल की वैल्यू है वो क्या है? बी है। तो बी इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बी है। आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन 4 जरा देखना है, थोड़ा सा ना गड़बड़ कर देता है ये क्वेश्चन 4, इस तरह के क्वेश्चन। अभी अब्दुल्ला पूछ रहा था ना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, इंथैल्पी चेंज वाले। अच्छा, इसके जो ऑप्शंस है ना वो मैंने ऊपर पेस्ट कर दिए जरा। अब हमें ना नीचे ये ग्राफ दिया हुआ है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का। अब ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसे पता है? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे है ना देन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है, तो एंडोथर्मिक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इस ग्राफ में जो इंथैल्पी चेंज है वो लेबल करो जरा, तो ये होगा ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके इंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालो, तो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, प्रोडक्ट का जो इंथैल्पी है वो क्या है? H2। देखो उसने HP नहीं लिखा हुआ, H2 लिखा हुआ है, तो मैं प्रोडक्ट की जगह H2 लिख दूंगा। और रिएक्टेंट का इंथैल्पी कितना दिया हुआ है? H1। तो जो इंथैल्पी चेंज निकलेगा इस ग्राफ से वो क्या निकलेगा? H2 माइनस H1। सही है। और वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि देखो H2 की वैल्यू बड़ी है और H1 की छोटी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट की इंथैल्पी नीचे है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि इस ग्राफ का एक्टिवेशन एनर्जी बताओ कितना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? रिएक्टेंट से पीक तक। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी का एरो हमेशा अपवर्ड होता है, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। एक्टिवेशन एनर्जी की कैसे निकालोगे? देखो फाइनल वैल्यू उस ग्राफ की लिखी हुई है H3, और रिएक्टेंट की वैल्यू है H1। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, H3 माइनस H1।
तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा इस ग्राफ से। अदर ऑप्शन की तरफ आओ, ऑप्शन में कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज H3 माइनस H1। हाँ, हमारी यही आ रही है, तो ए तो सही है। बी क्यों गलत है ये देखो, बी में कह रहे हैं द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज H3 माइनस H2। भाई H3 और H2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो प्रोडक्ट से पीक तक है ना। क्या हमने एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोडक्ट से पीक तक लिया है? हमने तो रिएक्टेंट से पीक तक लिया है। तो H3 माइनस H2 तो कोई भी एनर्जी नहीं है, हमने तो डिफाइंड ही नहीं की ऐसी कोई एनर्जी, इसलिए भी गलत है। ऑप्शन सी में कह रहे हैं एच इंथैल्पी, डेल एच इज इंथैल्पी चेंज, ये आपको याद रखना है, डेल एच इज द सिंबल फॉर इंथैल्पी चेंज। डेल एच का फॉर्मूला जब हमने खुद से बनाया है तो वो H3 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ना, तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट की इंथैल्पी है H2 और रिएक्टेंट की H1, तो डेल एच का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, H2 माइनस H1। अगर वो H1 माइनस H2 लिख रहा है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे पे साइन उल्टा हो जाएगा। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें साइन जो है वो हर हाल में पॉजिटिव आना चाहिए इंथैल्पी चेंज का। अगर आप गलती से H1 माइनस H2 लिख दोगे तो H2 बड़ा है, नेगेटिव आ जाएगा साइन, तो सी गलत हो जाएगा। और डी कह रहे हैं इंथैल्पी चेंज इज H1 माइनस H3। H1 माइनस H3 तो हमारा ये जो डिफरेंस है ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, जो वो भी H3 माइनस H1 करके निकालेंगे, तो डी इसलिए गलत है। अगर ये एक्सो होता तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम उसी फॉर्मूला से निकालते। चलो मैं इसको एक्सो के लिए भी एक क्वेश्चन बना देता हूँ खुद से। देखो अगर ये एक्सोथर्मिक की प्रोफाइल होती तो पहली बार यूं बनी हुई होती। इसमें रिएक्टेंट का, इसमें भी मैं 3 दे देता हूँ ना, एक H3 कह देते हैं, रिएक्टेंट की एंथैल्पी को हम कह देते हैं H1 और प्रोडक्ट की एंथैल्पी को हम कह देते हैं H2। तो इसमें अगर एंथैल्पी चेंज निकालना होता तो हम फॉर्मूला यही लगाते, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का एंथैल्पी है H2 और रिएक्टेंट का एंथैल्पी है H1, तो ये बनता है H2 माइनस H1। ठीक है। अच्छा, अब इसमें H1 की वैल्यू बड़ी है तो साइन नेगेटिव आएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से पीक तक। अब पीक वैल्यू जो है वो हमारी H3 है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, H3 माइनस H1। ठीक है, अब्दुल्ला समझ आई बात, एक्टिवेशन एनर्जी का कैसे निकलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रख दूं, मतलब H1 H2 H3 हटा के वैल्यूज रख दूं तो वैल्यूज आ जाएंगी। एक वैल्यूज वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, रुको जरा। भाई लीव नहीं करना क्लास, टाइम डिस्कस करना है कल का पहले। इस रिएक्शन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में द एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट बोथ विद अ कैटलिस्ट एंड विदाउट अ कैटलिस्ट। अब अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की प्रोफाइल जो ऊपर वाली है और कैटलाइज्ड रिएक्शन की जो डॉटेड बनाई हुई है उसने नीचे वाली वो है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब इंथैल्पी चेंज तो चाहे रिएक्शन आपका कैटलाइज्ड हो चाहे अनकैटलाइज्ड हो वो सेम रहता है। प्रोडक्ट का इंथैल्पी कितना है 50 और रिएक्टेंट का इंथैल्पी कितना है 100। इंथैल्पी चेंज निकालने का फॉर्मूला तो फिक्स है, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का एंथैल्पी कितना है 50, रिएक्टेंट का एंथैल्पी कितना है 100, तो 50 माइनस 100 क्या वैल्यू आ जाएगी, -50 किलो जूल पर मोल। तो हमारा आंसर बन जाएगा बी। और ये माइनस में आ रहा है, ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। और प्रोफाइल देख के भी समझ आ रहा था ना कि प्रोडक्ट जो है वो लो एनर्जी लेवल पे है देन रिएक्टेंट्स, तो ये एक्सोथर्मिक का ही होना चाहिए। क्लियर है। नहीं, चैप्टर बहुत इजी है, आगे सारे इजी हैं अब। अच्छा चलो, बाकी अब हम ना फ्राइडे को भाई क्लास रखनी है, कंटिन्यू करते हैं, 4 बजे रखें क्लास। अब मैथ्स कहाँ से आ गई फ्राइडे को। अच्छा चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल
अरे यार, अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे। हम अगर क्लास अपनी रात में रखें, मतलब 8:30 ऑनवर्ड्स, तो 8:30 पे आप लोग मुझे बताओ, 8:30 ऑनवर्ड्स किसी की कोई क्लास है? मैथ्स कब खत्म होगी हसन? 8 to 9 है, चलो 9 ऑनवर्ड्स रख लें। बायो क्लास है 9। मंतशा 9 से कब तक है? 10 तक होगी। 10 बजे से ऑनवर्ड्स कोई क्लास है किसी की, ये बता दो चलो। पक्की बात है? 10 से आगे का टाइम मैं नहीं बता रहा। जब थक जाएंगे तो खत्म कर देंगे क्लास। हसन कर लो प्लीज मैनेज। क्लास ना, वो 4 बजे तो डिक्लेयर 11 तक खत्म कर देंगे बस। ये चलो ये भी नहीं करते, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना खत्म कर देंगे। छोटा सा चीज बची है इसमें, 10 से 11 तक वो खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। लॉक करें फिर 10 से 11 कल रात में। हसन बेटा, 4 बजे दूसरे लोगों की क्लास है, क्लैश आ रहा है। क्लास तो थोड़ी ना छुड़वा सकते हैं किसी की। सिमल, बायो की क्लास 10 से 11 है। नहीं। सिमल, क्या कह रहे हो मुस्तफा? हम्म, 10 से 11, ठीक है। अच्छा सिमल, इज इट पॉसिबल कि आप कल वाली क्लास जो है वो थ्रू रिकॉर्डिंग कवर कर लो? या अब्दुल्ला, अगर 4 बजे लेकिन 4 से 5 अच्छे सिर्फ एक बच्चे की क्लास है 4 से 5, या बाकी लोगों की भी है? एक दो मैसेजेस दिख रहे थे। अब्दुल्ला, सिर्फ आपकी है मेरे ख्याल से 4 बजे। 4:30, चलो मैं ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, मुझे फिर कंफर्म करो।